Hello, good evening. Is my voice clear? Okay. Please mark your attendance in the chat box so that we can start with the lecture. Okay. Is the screen visible? टेक्स्ट बुक दिख रहा है सबको? यस। और मुझे इतना बता दीजिए कि वो रीडेबल है क्या, उतना जूम या और जूम करूं मैं? देखो, रीड कर पा रहे हो? वेरी गुड। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो सेकंड चैप्टर था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, वो फिनिश हो गया था, याद है आपको? जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल कैसे है, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ही कुछ अलग स्पीशीज होंगे, उनसे हमें कैसे तकलीफ भी हो सकती है, जैसे मल्टीपल डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, राइट? हम इंसान को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको। तो वो भी हमने देखा था। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. We saw in class that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokcha Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve, and Tiger Reserve, etc. So now, what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? आपको ये कंसेप्ट पता है कि नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ये सब क्या होता है? यस, इसके बारे में क्या क्या पता है आपको? थोड़ा सा एक आध दूसरी लाइन में चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि नेशनल पार्क क्या होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जू और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क होगा, उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी जगह ऐसे है जहाँ पे अलग अलग जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनका कंजर्वेशन किया जाता है, जहाँ पे ये सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, इनको मेंटेन किया जाता है, उनको रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती है। ठीक है? या फिर उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहां पे कोई जाके उन्हें मार नहीं सकता या ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे उन्हें प्रोटेक्ट करके उन्हीं के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ठीक है? जैसे हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, या फिर नेचुरल फूड प्रोडक्ट के तरह हम उनको खा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो प्लांट्स को तोड़ के या तो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शंस के लिए वो प्लांट्स को तोड़ा जाता है। तो ये नेशनल पार्क्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। आप वहां पे जाके किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओके? तो यस, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है ताकि हमें पता चले कि कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स हमारे आजू बाजू में है और उनका महत्व क्या है। ओके? तो ये सारी चीजें हैं जो आती है नेशनल पार्क्स होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, इनमें। जैसे आप अगर जू देखा जाए तो जू में क्या होता है, एक पिंजड़े में वो सारे एनिमल्स को कैद करके रखा हुआ होता है, राइट? वो भी एक तरह का कंजर्वेशन ही है। क्या होता है, वहां पे कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट वहां पे वो एक बंदिस्त जगह पे होते हैं, उनको खाना पीना सब
ह्यूमन बींग्स देते हैं। बट जो नेशनल पार्क्स होंगे वहां पे कैसे होता है कि उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे वो अपने इच्छा से घूमना चाहेंगे वैसे उन्हें घूमने दिया जाता है। उनपे किसी की इंसान जाके उन्हें खाना दे रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। उनके आजू बाजू में जो चीजें अवेलेबल होंगी वो खुद से खा सकते हैं, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये चैप्टर हमें क्यों दिया गया है, इस पे गौर करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। जैसे ह्यूमन बींग्स पृथ्वी पे रह रहे हैं वैसे ही प्लांट्स एनिमल्स ये सारी चीजें भी रहना जरूरी ही है। उन्हीं से लेके ये हमारी अर्थ जो है वो बनी हुई है। राइट जैसे ह्यूमन बींग्स पार्ट है वैसे ये सारी चीजें भी पार्ट है ही। बट फिर भी हमें अलग से ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है कि उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है। सिर्फ अगर ह्यूमन बींग ही अर्थ पे रहेगा तो वो खुद से सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसे रोज की जिंदगी काटने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प भी बहुत जरूरी होती है। तो ये क्यों हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन ने कुछ तो इंसान ने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से अभी जो बचा कुचा प्लांट्स एनिमल्स है उनको बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी हुई है। तभी आगे जाके ह्यूमन बींग ही खुद अर्थ पे सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए इसके कॉजेस हम जान लेते हैं कि हमें क्यों कंजर्वेशन करना जरूरी हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अभी पहले तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है वो हम देखते हैं, फिर किन चीजों की वजह से ये डिफॉरेस्टेशन होता है। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम अगर देखने जाए तो ये हमें पता ही है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत सारे पेड़ पौधे एनिमल्स है और हर जगह पे अलग अलग है, वैरायटी है। एक ही प्लांट आपको नॉर्थ में भी है साउथ में, जैसी उनकी एडेप्टेशन है वहां की उस तरीके से अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमें मिलते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकिंड। तो जैसे इंसान के ही अच्छे से जीने में ये सारे पेड़ पौधों और वन्य जीवों का होना जरूरी है। जो हम मेन तो रीजन जानते ही है क्योंकि जो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का वो मेजर सोर्स प्लांट्स ही है। अगर हवा में ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो इंसान सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। राइट तो इसलिए प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि पूरे के पूरे जंगल तोड़े जा रहे हैं। We know that deforestation means clearing of forests and using that land for other purposes। मतलब पूरा का पूरा जंगल तोड़ देके उसका किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना। राइट अगर हमने एक मान लो एक जगह है वहां पे बहुत घना जंगल है, अगर वो जंगल के जो पेड़ है वो सारे तोड़ दिए गए तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी लूज देम। नेक्स्ट द ऑक्सीजन सप्लाई, द ऑक्सीजन कंटेंट गेट्स रिड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया बिकॉज जो नेचुरल ऑक्सीजन होगा वो जिस चीज से आ रहा है वही चीज को हम मिटा रहे हैं। ओके देन द थर्ड थिंग दैट हैपेंस इज वहां पे जो एनिमल्स है बर्ड्स है जो वहां पे रह रहे हैं उनके लिए वो घर था, वो फॉरेस्ट एज गुड एज घर था उनका। तो उनके शेल्टर की जगह चली गई, सो आइदर दे डाई और एल्स उनको मारा भी जाता है। ऐसा भी होता है कि उनकी शिकार की जाती है क्योंकि फिर वो अगर वहां पे वो वन्य जीव है तो वो इंसान को तकलीफ देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली हमने उनकी जगह पे कब्जा किया है। राइट तो इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हमें देंगे ही, बट उनसे हमें कोई तकलीफ हो रही है इसलिए हम उन्हें मार देंगे। तो इसलिए वहां का जो एनिमल्स का वैरायटी था वो भी हमने खत्म कर दिया, प्लांट्स का वैरायटी भी खत्म कर दिया, बर्ड्स भी खत्म हो गए क्योंकि बर्ड्स को रहने के लिए जगह क्या होती है, उनकी प्लांट्स होती है नेचुरल हैबिटेट। वो नहीं मिल रहे तो वो कहाँ रहेंगे। तो trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. The first one is procuring land for cultivation। मतलब एग्रीकल्चरल कॉजेस के लिए कि वहां पे जो फॉरेस्ट है वो मिटा के जो इंसान को जिससे पैसा हासिल होगा, खेती करके अगर वहां से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वो जमीन इस काबिल है कि किसी एक पर्टिकुलर खेती के लिए वो काम आ रही है, तो उस तरीके की खेती कल्टीवेशन करने के लिए इस वो जमीन का इस्तेमाल। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज विच इज मोर कॉमन, कंक्रीट का जंगल बना देना वहां पे। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। मतलब यहाँ पे आप लैंड का इस्तेमाल हमें कुछ नहीं करना है, बट जो वुड कट कर प्लांट्स कट करके जो वुड मिला है उससे फर्नीचर या फिर फ्यूल बनाना है। ठीक है तो ये तीन मेन चीजें हैं जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन मेनली किया जाता है।
Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. तो जो पहले तीन हमने पढ़े थे वो मैनमेड कॉजेस थे डिफोरेस्टेशन के। इंसान के बेनिफिट्स के लिए इंसान वो अगर पेड़ तोड़ने जाए तो दोज विल बी कंसिडर्ड एज मैनमेड। और दूसरे होंगे जो नेचुरल कॉजेस होंगे। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज भी होती है, जैसे फायर, फॉरेस्ट फायर, लंबी सी आग लग गई तो वहां पे नुकसान हो जाएगा। जैसे बीच में अमेजोन के जंगल में यूएस में फायर लग गई थी, राइट, तो वो एक हो गया। या फिर सीवियर ड्रॉट्स, पानी की कमतरता हो गई और उसकी वजह से पेड़ पौधे ग्रो नहीं हो पाए। और कौन से आपको याद आ रहे हैं? एड मोर कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैनमेड। तो अभी आपको पता चला नेचुरल मतलब इंसान का हाथ ना होते हुए वहां पे जो कैलेमिटी आएगी, दैट विल बी नेचुरल कॉज फॉर द डिफोरेस्टेशन। और जो इंसान खुद के बेनिफिट के लिए करेगा दैट विल बी मैनमेड। तो ऐसा कुछ और सूझ रहा है किसी को? और कौन से कॉजेस हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन के लिए? प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तीन वहां पे, टोटल पांच कॉजेस वहां पे मेंशन किए गए हैं। द फर्स्ट थ्री वर मैनमेड, दैट इज आइदर यूज दैट लैंड फॉर कल्टिवेशन पर्पसेस, use that land for constructions, use that land or use the wood for different purposes like furniture. Then the next were natural calamities. Natural calamities में दो आएंगी, जो मेन थी वो थी एक तो फॉरेस्ट फायर और सेकंड इज ड्रॉट कंडीशंस। ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट, वेरी गुड। सॉइल इरोजन, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। यस, सो नाउ दीज आर द कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। हमने अभी तक किन चीजों की वजह से डिफोरेस्टेशन होगा वो देख लिया। नाउ कंसिक्वेंसेस, अगर डिफोरेस्टेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। So they recalled consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth, right? It increases the level of carbon dioxide. Why would it increase the level of carbon dioxide in the atmosphere? Any idea? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ जाएगा? यस, जब आपको फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस आपने सुना होगा, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स टेक द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन करते हैं इनटू ग्लूकोज, राइट। तो वो ये प्रोसेस में ही वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स आर द मेजर, यस, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन बट नाउ ट्रीज आर कट, करेक्ट। एंड द सेकंड थिंग इज दे मेक ऑक्सीजन व्हेन they consume carbon dioxide. Okay, like all the animals and human beings, they take oxygen and release carbon dioxide. Plants on the other hand, they consume carbon dioxide and release oxygen. So plants are the only natural things on the earth which consume carbon dioxide, right? तो और उनका पॉपुलेशन अगर ज्यादा है प्लांट्स का, तो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होगा वो उतना ज्यादा प्लांट्स के अंदर जा पाएगा, राइट। अगर प्लांट्स, ट्रीज कट हुए हैं तो फिर वो है ही नहीं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। they know that groundwater level also gets lowered. Why? Because plant roots जो होते हैं उनका मेन काम ये रहता है कि वो खुद के यूज के लिए, नेचुरली प्लांट्स अपने बेनिफिट के लिए जो सॉइल का मॉइस्चर है वो लॉक करके रखते हैं, राइट। अगर वो प्लांट्स मॉइस्चर लॉक ही नहीं कर पा, अगर प्लांट्स है ही नहीं, उनके रूट्स है ही नहीं, तो मॉइस्चर लॉक करने के लिए वहां पे कोई नहीं है। They know that deforestation disturbs the balance in the nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. तो जैसे मान लो ग्लोबल अभी पोल्यूशन, टेम्परेचर सब बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो
अभी जब वो मेल्ट होंगे तो उनका वाटर कहाँ पे जाएगा, अर्थ पे रहने वाला है ना, वो वाटर उड़ के तो नहीं जाएगा कहीं पे। तो जब वो अर्थ पे आएगा, सो नेचुरली दैट विल कॉज फ्लड्स, राइट। और ड्रॉट्स मतलब कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन कभी भी आ सकती है। और ये जो चेंजेस है वो धीरे धीरे हमने भी एक्सपीरियंस करना अब स्टार्ट कर दिया है। जो पहले ही हम लोग ट्रीज कट, प्लांट कट, ये सब कर चुके हैं, डिफोरेस्टेशन कर चुके हैं, उसकी वजह से हमें अभी पता चलता है किसी भी महीने में अचानक से बारिश हो जाती है, किसी भी महीने में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है, राइट। भले ही बाहर बारिश हो रही है बट ठंडाई जितनी महसूस होनी चाहिए उतनी नहीं होती जैसे पहले होता था। ये सारी चीजें हमने महसूस करना स्टार्ट कर दिया है अभी। वो किस वजह से है? ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो हमने पोल्यूशन क्रिएट किया है, हमने जो नेचर को तकलीफ दी है, उसका ही नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा अभी। तो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू थिंक दैट वी शुड नॉट अफेक्ट आवर नेचर मोर। अब जितना जितना कर लिया है उतना ठीक है, इससे आगे हमें नेचर को सपोर्ट करना है ताकि नेचर भी उल्टा हमें सपोर्ट करे। सो ये सारी डिफोरेस्टेशन की वजह से ही आगे जाके फ्लड्स और ड्रॉट्स के चांसेस बढ़ने लग गए। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। जो हमने अभी पहले डिस्कस किया वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाली प्लांट ये एक ही चीज है, नेचुरल। अगर वो ही खत्म हो जाए तो नेचुरली वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। The increase in the temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. तो ड्रॉट कैसे हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रहेगा वो हीट ट्रैप करेगा। हीट एनर्जी को अगर उसने ट्रैप कर लिया तो नेचुरली उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तब बरसात नहीं होती है। एक मिनट। ओके। सो तब बरसात नहीं होगी। तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिस्टर्ब वाटर साइकिल, जो नेचुरल चलता रहता है। 3-4 महीने हमारे जो डिफाइन करके रखे हैं कि इसमें गर्मी होती है, इसमें ठंडी होती है, इसमें बारिश होती है, वो ठीक तरीके से सब कुछ नहीं चल पाएगा और उसकी वजह से ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट वन इज हाउ, पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमें समझ में आ रहा है कि ड्रॉट कंडीशंस कैसे क्रिएट हो जा रहे हैं। फिर जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन्होंने बताया है कि सॉइल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. राइट। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या? जो अच्छा वाला लेयर था, जिसमें ह्यूमस था, वाटर कंटेंट एब्सॉर्ब, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, वो सारा लेयर चला गया सॉइल इरोजन के कारण, क्योंकि प्लांट्स नहीं थे वो पर्टिकुलर लेयर को होल्ड करने के लिए। और जो हार्ड रॉकी एरिया था वो बच गया। तो अभी जब वो एरिया बच जा रहा है तो वहां पे लाइक अ डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्रिएट होगी, और इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो फर्स्ट वन हो गया, इट विल लीड टू ड्रॉट्स, वो क्लियर हो गया। देन इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट, deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, that is infiltration rate, is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture also change because of deforestation. तो ना सिर्फ डेजर्टिफिकेशन होगा सॉइल का, बट बाकी की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब पानी को धीरे धीरे हम जो पानी जमीन में एब्जॉर्ब होता है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, अगर वो ही नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? वो वाटर कहाँ जाएगा? अगर अच्छा सॉइल नहीं है जो वाटर को होल्ड कर पाएगा, ऐसा सॉइल ही नहीं है,
तो वो वाटर नेचुरली बाहर ही रहेगा, तो इस वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं. We have studied in class 7 that we get many products from forests. Lease these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? What do you think? Please start making the list. Write your answer in the chat box कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फॉरेस्ट को कट करके यूज करते हैं, और क्या अगर हम फॉरेस्ट को कट करते रहे तो क्या वो प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे. फर्नीचर करेक्ट. नेक्स्ट और क्या होता है फॉरेस्ट से यूज किया गया हुआ. पेपर, वेरी गुड. मेडिसिन करेक्ट. गम, वेरी गुड. ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने ट्रीज कटिंग करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें ये सारी चीजें मिलना ही बंद होगा. यस, डेफिनेटली दैट डे विल कम. तो इस पे क्या इलाज है. अभी जैसे देखो, मेडिसिनल प्लांट्स हम पढ़ते भी है और उनका यूज भी, मतलब हमें हमने उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चेक क्यों की है, ताकि वो हमें बेनिफिट दे, राइट. बट तो क्या हम मेडिसिन के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल नहीं करें, फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा उसका मीनिंग है, या फिर कुछ और तरीका ढूंढ ले कि जिसकी वजह से दोनों ना हो. मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम लोग अगर प्लांट कट करते हैं, उसका मेडिसिनल बेनिफिट उठा लेते हैं, तो नाउ इट इज ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जगह जब खाली है तो वहां पे दूसरा पौधा लगाइए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजों का इस्तेमाल ही बंद कर देना है, नहीं. इफ यू वांट टू यूज वी कैन यूज. ठीक है, जो वुडन आर्टिकल्स है या फिर जो गम, मेडिसिन, ये जो सारी चीजें हैं जो प्लांट से मिलती है, वी हैव टू यूज देम. बट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लांट अ न्यू ट्री एट दैट प्लेस. डिफॉरेस्टेशन करके अगर हम लोग वहां पे पूरा कंक्रीट का कुछ बना रहे हैं विच इज नॉट नेसेसरी, तो वो गलत है. ऐसी भी लैंड्स अवेलेबल है जहां पे कुछ पेड़ पौधे ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो जगह पे घर बनाइए, वहां पे फैक्ट्रीज लगवाइए. ये कर सकते हैं हम. जो प्लान से बेनिफिट हमें मिलता है वो अगर हम उठा रहे हैं तो ठीक ही है. बट इट इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने एक पेड़ काट के उसमें से जो भी चीजें थी वो कंज्यूम कर ली, तो अभी नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पे दूसरा पेड़ चला जाए, जैसे हम खेती में करते हैं, राइट. जो वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, कि हम उन पे ब्लेम कर सकते हैं कि वो पेड़ पौधे काट रहे हैं, नहीं. वो जब एग्रीकल्चर से जब निकल रहा है तो दूसरा बीज वहां पे जा भी रहा है, उनका ग्रोथ तो हो ही रहा है ना. तो ये साइकिल चलता रहना चाहिए. इंसान ने क्या गलती की, बस मेडिसिनल बेनिफिट्स है, फर्नीचर बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें हमें मिल रही है, तो बस काटते गए. वहां पे वो दूसरा पेड़ पौधा लगाना ये अपनी जिम्मेदारी है, ये इंसान ने नहीं समझा, यहाँ पे गलती हो गई. अब अगर हम किसी प्लांट्स का यूज कर रहे हैं तो अब भी हमें ये करना चाहिए कि एक, मतलब एक का इस्तेमाल कर लिया तो मान लो एक की जगह दो लगा दिए, राइट. सो दैट विल बी बेनिफिशियल. उससे हमें भी फायदा होगा और वो प्लांट्स का भी फायदा होगा, उनकी प्रजाति भी बनी रहेगी, हम भी बने रहेंगे. तब ये इसेंशियल है ना. एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन. हाउ, जो हमने पहले कहा वो, कि एनिमल लाइफ जो होगी उनके लिए रहने खाने पीने की जगह ही वो प्लांट्स है. तो जब अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, वो फॉरेस्ट रहा ही नहीं, तो वो बेचारे एनिमल्स जाएंगे कहाँ, उनका घर ही अगर उजड़ गया है, तो दैट लाइफ विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. Conservation of forest and wildlife. Now, first, what we saw was what is deforestation, then the causes of deforestation, then consequences. मतलब किन चीजों से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो डिफॉरेस्टेशन का हमारी सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है. नाउ
कंजर्वेशन, अभी हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे विच आर नेसेसरी so that these forests will be conserved, will be maintained, will be preserved. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. अब अगर इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, इतने सारे इफेक्ट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? दे गो टू प्रोफेसर Ahmed and ask him how forests and wildlife can be saved. So now it is very important to learn this particular part and not only learn बस 8th का सिलेबस है साइंस का तो इसलिए रट लिया और फिर उसको पेपर में लिख लिया, बस भूल गए, ऐसा नहीं है। इसको हमें हमेशा याद रखना है ये पॉइंट। अगर हमें पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब यही है कि इसका जब हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, यही नॉलेज का हम जब अप्लाई करेंगे, तभी वो पढ़ने का मतलब रहेगा। 8th में इसका आपके आंसर शीट में लिख के आंसर्स करेक्ट लिख के 100 में से 100 मार्क्स लाए मतलब हो गया? नहीं, वो 100 में से 100 लाना तो जरूरी है ही, उसके आगे उसको रियल लाइफ में हमने जब अप्लाई करेंगे तब ये पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग रहेगा। So, biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which supports life. राइट? सो बायोस्फीयर मतलब कौन सा पार्ट है कि वहां पे बायो ये वर्ड आया है, वो वर्ड ही रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल एग्जिस्ट एंड ईच अदर्स लाइफ विल बी सपोर्टेड। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships, and their relationship with the environment. Now, Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. तो अभी उन्होंने क्या किया? बायोस्फीयर रिजर्व। अभी हमें पता है कि बायोस्फीयर का मतलब क्या है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और जो मतलब एक ऐसा पार्ट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को सपोर्ट किया जा रहा है। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forests and animals. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब हम पे कोई रूल डालता है कि अगर आप वहां पे पेड़ को काटते हुए दिखे तो आपको 1000 रुपए जुर्माना पड़ेगा, तब इंसान वहां पे काटने नहीं जाएगा। अगर वहां पे ऐसा है कि ठीक है कुछ पैसे वैसे नहीं लगने वाले, कुछ नहीं है, आप आ जाओ, अगर इफ यू वांट टू कट द ट्री यू कैन यूज देम फॉर योर मेडिसिनल यूज और फॉर फर्नीचर मेकिंग एनीथिंग, तो खत्म हो गया, वहां पे सब डिफोरेस्टेशन होगा ही। अगर वहां पे गवर्नमेंट कुछ रूल अप्लाई करता है या कोई भी एजेंसी वहां पे रूल अप्लाई करती है, तब भी हम सोचेंगे कि नहीं ये करना नहीं चाहिए हमें, और फिर दैट पर्टिकुलर plants or that particular forest will be protected. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. Okay. So now the meaning of these three जो हमने लेक्चर के पहले ही देखा था कि क्या होता है। To protect our flora and fauna, what is flora? वहां पे एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। सो व्हाट इज फ्लोरा? Plants. And what is fauna? Animals. Correct. So टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट्स, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उनके आजू बाजू में जो कंडीशंस मेंटेन की गई है, उनका जो एनवायरनमेंट है, वो जहाँ पर रह रहे, वो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग,
Why all of you are joining so late? आपको पता है ना लेक्चर का टाइमिंग क्या है? Yes, why are you joining late? You all know that the timing of the lecture is if 6 to 7, you have to join 5 minutes before the lecture, right? There are three students who have joined after 15 minutes. एक तो टॉपिक छोड़ के बीच में से एडमिट करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। दूसरा ये है कि आप ही का नुकसान हो रहा है, आप बीच में कहीं ज्वाइन हो रहे हो, उसके बाद वाला आप सुनोगे, मतलब आधा अधूरा कुछ तो समझ में आ जाएगा उसमें से भी। जब तक हम लेक्चर में एडजस्ट हो जाते हैं उसी में 5 मिनट चले जाते हैं, फिर 5 मिनट पहले लेक्चर भी आपका खत्म हो जाएगा, तो उसका मिनट मतलब है सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर आप सुनोगे। उससे अच्छा है ना यू ज्वाइन ऑन टाइम। Okay. So, to protect our flora and fauna, their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting, and poaching are prohibited there. तो जो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो मैनमेड है, इनकी वजह से फॉरेस्ट को कुछ तो अफेक्ट होगा, तो ये सारी एक्टिविटीज वहां पे अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है कंप्लीटली, कि वहां पे जाके आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते खुद के मन से। जो वो नेशनल पार्क में जो चीजें जैसी है उन्हें वैसे ही मेंटेन रखना, ये अपना काम होता है बस। So what is wildlife sanctuary? Areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. तो जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। देन आता है नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. Okay. Now, the next activity for you is find out the number of national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves in your district, state, and country. Record in table. Show these areas in the outline. So, जैसे अगर आप देखना चाहोगे तो कौन सी नेशनल पार्क्स, कौन से सेंचुरीज, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है और कंट्री में है, इनका आपको मेंशन करना है। ओके। ये पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का मेंशन ऊपर किया गया था, जहाँ पे वो टीचर टेक्स स्टूडेंट्स फॉर द विजिट। तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही आपके एरिया में आपको पता हुए कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका लिस्ट आपको करना है। ओके, डू इट एज होमवर्क, विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, now coming to what is Biosphere Reserve. Children, along with Professor Ahmed and Madhavji, enter the Biosphere Reserve area. Madhavji explains that Biosphere Reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. Now you know that what is biodiversity. Biodiversity मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट्स एनिमल्स है और उनका एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है और उनका क्या हैबिटेट है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। And these biosphere reserves are the areas which are maintained so that this biodiversity, the flora and fauna of that particular land will be conserved. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, मतलब वो खुद भी बायोस्फीयर भी एक प्रोटेक्टेड ही है और उसमें से कुछ और छोटे छोटे एरियाज होंगे जो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड
Satpura, and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari. हाँ, तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ गया। मतलब क्या हुआ कि पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व में ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, उनके साथ साथ अगर वहां पे नेशनल पार्क है, अगर वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां पे उनके अलग रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब इतना ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट रखा तो ही ये प्लांट्स और एनिमल्स वहां पे कंजर्व हो पाएंगे। List now the active next activity is that list the factors disturbing biodiversity of your area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class. तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जो बायोडायवर्सिटी है आपके एरिया की वो अफेक्ट हो सकती है? यस, प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। आपको क्या लगता है? यस, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से ये फ्लोरा एंड फाउना विल गेट डिस्टर्ब्ड? एकदम छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हो सकती है। जैसे मान लो अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के घर के बाहर बहुत बड़ा पेड़ है। ओके, तो वो पेड़ की वजह से लोगों के घर में अंधेरा आ जाता है और लोगों को वो नहीं चाहिए, तो इसलिए वो पेड़ को काट देते हैं। या फिर मतलब हमारे हमारे ही अराउंड के एरिया, करेक्ट, पोल्यूशन, मेजर कॉज पोल्यूशन। इतने सारे गाड़ियां हमारे आजू बाजू में घूमती रहती है कि वो पोल्यूशन की वजह से वो फ्लोरा फाउना अफेक्ट होगा। ये जैसे मैंने बताया वो एक रीजन था। ऐसे ही बहुत ज्यादा चीजें होती रहती है। राइट, कभी कभी किसी को कार पार्क करने में डर लगता है कि कहीं पेड़ के ऊपर से कुछ गिर गया हमारी कार पे तो कार को नुकसान हो जाएगा, तो इससे भला है कि पेड़ ही काट दो। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। अभी ये नोइंगली किया जाता है, अननोइंगली किया जाता है। हमारे आजू बाजू में भी बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी होती है एक्चुअली, बट वो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये सारी रीजंस की वजह से। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फाउना. So as the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. What is green wealth? जो हरियाली वहां पे दिखती है, जब भी मान लो हम अगर ऐसा सोचने जाए, जब भरी धूप के बाद जब बारिश होती है तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमारे आजू बाजू के एरिया में भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। लोग घूमने के लिए जाते हैं ताकि वो हरियाली देख पाए। इसका मतलब क्या होता है कि हरियाली देख के हमारे मन को भी एक शांति और खुशी मिलती है। ओके, तो वो भी एक चीज है विच इज इम्पोर्टेंट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो उनके लाइफ में वहां पे खुश है, उन्हें जितना खाना मिल रहा है, उनका जैसा चल रहा है वहां पे, दे आर हैप्पी। हम उन्हें कैचअप करके अगर कहीं पे बंद करके रखते हैं, सो नेचुरली दैट डिस्टर्ब्स देम। अगर इसका भी मान लो अमाउंट बढ़ जाता है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक ही है। He explains that are comfortable. We should not disturb them. Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area.
The plants and animals found in particular area are termed flora and fauna respectively of that area. तो जो प्लांट्स होंगे वो फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और कुछ प्लांट्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको वो ही कंडीशंस उनके ग्रोथ के लिए, उनके लिविंग के लिए फेवरेबल होती है. फॉर एग्जांपल जैसे बेर है, तो वो हॉट कंडीशंस में नहीं रह पाएगा, उसको वो एडेप्ट ही ऐसे हुआ है कि दैट विल लीव इन कोल्ड कंडीशंस. तो अगर मान लो हम उसको उठा के लेके आते हैं तो हम वो वेदर कंडीशंस यहाँ पे नहीं दे पाएंगे. वो अपनी हैबिटेट में ही खुश रहते हैं वो एनिमल्स. Sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. are the flora, and chinkara, blue bull, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. are examples of the fauna of the Pachmari Biosphere Reserve. अब ये जो examples दिए गए हैं ये पर्टिकुलर वो वाले एरिया के हैं, मतलब जो उन्होंने मेंशन किया है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व उसके हैं. ऐसे ही अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे, अलग अलग नेशनल पार्क्स होंगे, उनका पर्टिकुलर फ्लोरा फाउना भी अलग से रहेगा. ओके, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी फ्लोरा एंड फाउना, और जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उससे भी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट. ओके, अभी जैसे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, देखो साल, टीक, मैंगो, ये ट्रीज के नाम है जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के हैं. वैसे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर तक ये ढूंढ के लाना है कि जो आप यहाँ पे ऊपर इन माय डिस्ट्रिक्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व लिखोगे, या फिर इन माय स्टेट आप जो बायोस्फीयर रिजर्व लिखोगे, अपार्ट फ्रॉम पचमरी जो भी लिखोगे उसमें कौन से फ्लोरा एंड फाउना है. इज इट क्लियर? So the first part of your homework will be you have to write down the protected areas for conservation under the given list, and the second part will be whatever any one reserve that you have written, you have to write the flora and fauna of that particular reserve. For example, you can what you can do is वहां का जो स्पेशलिटी होगा ना, ऐसा एक तो चाहिए कि जो सिर्फ वहां पे पाया जाएगा ऐसा प्लांट, या फिर वहां पे पाया जाएगा ऐसा एनिमल. इज द होमवर्क क्लियर टू यू? क्या करना है वो पता चला? ओके, वेरी गुड. So now the next one is endemic species. What are endemic species? अभी ये this will come under the flora and fauna section. Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Now, what do you mean by endemic? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, or a country. Madhavji shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of the Panchamari Biosphere Reserve. ठीक है, तो एंडेमिक ये वर्ड आपने और कहाँ पे सुना है? जैसे यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज ऐसा यूज किया गया है, और कहीं पे एंडेमिक शब्द का इस्तेमाल सुना है आपने? याद है आपको? Yes, have you heard this word before with some other respect? No. Endemic disease, epidemic disease, pandemic disease. अभी जैसे कोविड आया था, तब कोविड वॉज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक बाय WHO. ऐसा सुना होगा ना आपने?
तो एंडेमिक का जैसे एंडेमिक स्पीशीज होता है, ऑन सिमिलर लाइंस विद द सिमिलर मीनिंग एंडेमिक डिसीज मतलब दैट डिसीज इज स्पेसिफिक और इज स्प्रेड in that particular area and not beyond that. And on the contrary, pandemic is something which is spread worldwide, all over or anywhere it can be found. So that is pandemic. Okay, clear? आया समझ में? जैसे एंडेमिक स्पीशीज होता है वैसे ही एंडेमिक डिसीज भी होता है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो हर जगह, सॉरी, एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो वही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी, उसके अलावा उसका और कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है। और वैसे ही एंडेमिक डिसीज एक होता है जिसका मतलब होता है कि जो वो पर्टिकुलर स्टेट में, वो पर्टिकुलर कंट्री में उतना ही है, उतना ही उसका फैलाव हुआ है और उसके बाहर वो नहीं गया कभी। सो दैट विल बी एंडेमिक। ओके, सो जैसे ये एंडेमिक स्पीशीज थी, एक तो जायंट स्क्विरल, वैसे ही उन्होंने और कहा कि वाइल्ड मैंगो और साल, ये दोनों वहां के एंडेमिक फ्लोरा है। बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल, आप देख सकते हो कि उसका एक पिक्चर भी दिखाया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। तो जैसे एंडेमिक फ्लोरा भी है वो एरिया का, और वैसे ही एंडेमिक फाउना भी है। Professor Ahmad explains that the destruction of their habitat, increasing pollution, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. मतलब क्या कि जो sorry, increasing population, with increasing population increasing pollution also, then introduction of new species मतलब अगर कोई ऐसी अलग सी जाति स्पीशीज वहां पे पहुंच जाती है एनिमल्स की, जो वो स्क्विरल को मार सकती है मान लो, ठीक है, या फिर उसको हार्म कर सकती है, उसके खाने में उसकी कंपटीशन है, ऐसी कोई भी स्पीशीज अगर वहां पे जाती है, तो फिर वो पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होंगे उनको वो डेंजर में जाएंगे, उनका सर्वाइवल का चांसेस कम हो जाएगा। आइदर दैट द इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, जो नई स्पीशीज वहां पे आएगी, या तो वो स्क्विरल्स पे अपना गुजारा कर रही होगी, उनको मार के खाना ये उनका काम होगा, या फिर उनके कंपिटिटर्स होंगे, राइट। तो ये दोनों चीज में ये जो स्पीशीज है दैट विल गेट एंडेंजर्ड, मतलब उनका वहां का सर्वाइवल, वहां का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, विच इज डेंजरस फॉर देम ऑल। Now we'll read just what is species and then we'll stop. Species is a group of population which are capable of interbreeding. मतलब जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे से ब्रीड करके नई प्रजाति को जन्म दे सकते हैं, ऐसी जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी डिफाइंड एज अ स्पीशीज, एज द सेम स्पीशीज. This means that the members of a species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. Members of species have common characteristics. Mainly ये सारों के प्रॉपर्टीज कॉमन होंगे, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन इज अ वन काइंड ऑफ स्पीशीज। ओके, होमो सेपियन सेपियन ऐसा है, तो वो उसमें जो सेपियंस है वो हम हैं। होमो के नाम से बहुत सारे होंगे, बट होमो सेपियन अगर कहते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं। तो ह्यूमन बींग ये एक स्पीशीज हो गई। वैसे ही मैंजिफेरा इंडिका, तो इंडिका मतलब मैंगो, मैंगो की एक पर्टिकुलर स्पीशीज हो गई। सो दैट स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एंड गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग्स विच आर फर्टाइल। ओके, तो ये हो गई अपनी स्पीशीज की डेफिनेशन। इज इट क्लियर टिल नाउ? जितना हमने अभी पढ़ा वो सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से? yes, wildlife conservation, why is it important, how deforestation has occurred till now, what are the consequences, and what we can do to avoid that deforestation and maintain the flora and fauna. What we can do is the most crucial part. Every part is important. क्यों हुआ है ये जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि हो तो गया है, अब आगे वो ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं वो देखना भी जरूरी है, राइट? तो इसलिए
अच्छे से पढ़ो, जो होमवर्क दिया है वो करो, ताकि वी कैन डिस्कस दैट होमवर्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अभी आपका कनेक्टिंग लेक्चर है ना नेक्स्ट? Yes, you have a lecture right after this, right? Okay, so I'll leave you 5 minutes early so that you can join that lecture on time and attend it. Okay. So for now, thank you and bye. We'll meet in the next lecture.